हेलो एवरीवन, आई एम अजिता सरस्वती फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज हम ई लर्निंग क्लास में अभी तक हम लोग जो क्लासेस करते आए हैं, तो आज हम क्लास करेंगे बीएड से। बीएड फर्स्ट ईयर का, जिसमें आज का जो आपका क्लास है वो है बीएड फर्स्ट ईयर। और इसमें आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसमें आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। आपके फोन कॉल से जो आप लोग बोल रहे हैं कि मैम क्लास लीजिएगा, तो इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यूनिट 3 से है। यूनिट 3 सब्जेक्ट कोड है आपका CC6। सब्जेक्ट कोड है CC6 यूनिट 3 से। आपका प्रश्न था कि पितृसत्तात्मक जो अंतःक्रिया जो है, सामाजिक अंतःक्रिया, तो क्या पितृसत्तात्मक ये सहायक है या अवरोधक है, बाधक है? तो बहुत ही आप लोगों ने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये हर एग्जाम में पूछता है, इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए यहाँ पे लिख करके रखी हूँ, जिसमें आपको ये नोट कर लेना है। जैसे हम लोग जानते हैं पितृसत्तात्मक हमारा जो देश है, भारत देश, अन्य देश भी, वो भी वहां भी पुरुष प्रधानता है। और पितृसत्तात्मक जैसे भी है इसमें कि क्या सहायक है, तो यदि हम लोग इतिहास पर ही दृष्टि डालें तो इतिहास में भी है कि जो हमारे आर्य समाज, अपने देश की बात करें हम, तो जो आर्य समाज के थे वो लोग भी क्या थे कि पितृसत्तात्मक थे। और जिसमें जो पैतृक संपत्ति जो है ना, वो पुत्री का अधिकार नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो है समाज में जो क्रियाकलाप हुआ करता था, उसमें वो उनका महत्वपूर्ण, यानी वो केंद्र बिंदु में हुआ करती थी महिलाएं। स्त्रियों को जो है, अब धीरे धीरे आते हम ऋग्वेद में देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में भी था कि वो राजनीति में भाग नहीं लेती थी। उनको लेने का अधिकार नहीं था। वो राजनीति में, वो राजकाज में भाग नहीं ले सकती थी। उनका भी पुरुषों, लड़कों, बालकों के समान उपनयन संस्कार होता था, और वे भी शिक्षा प्राप्त करती थी। और विवाह के समय जो भी धन जो उन्हें परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप मिलता था, तो वो धन उन्हीं के लिए था। जो विवाह के समय जो कन्या के लिए जो धन दिया जाता था, स्त्री धन जिसको कहा जाता था, या उसको उपहार कहा जाता था, तो वो धन उन्हें मिलता था और उस पर उन्हीं का अधिकार होता था। लेकिन फिर भी उनको जो है, जब उनके वंशज आते थे, तो वो वंशज ही अपने पिता के जो धन संपत्ति था, उस पर उन्हीं का अधिकार हुआ करता था। अब सातवाहन जो था, सातवाहन वंश का बात करें तो सातवाहन वंश था उनका, उनमें ये उल्लेख आता है पुराणों में कि वो आंध्र जाति या आंध्रमित्य कहा गया उनको। और इस वंश के जो राजाओं के नाम थे वो मातृ प्रधान थे, मतलब वो माता के नाम से संबोधित किए जाते थे। जैसे गौतमी पुत्र जो थे सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र थे जो पुलमणि, यज्ञश्री जो थे सतकर्णी। तो ये सारे जो है पुत्र के माता के नाम से वो उनका नाम जोड़ के रखा जाता था, माता के नाम से उनको पुकारा जाता था। महाभारत में ही लीजिए, महाभारत में स्त्रियों को जो है वहां भी उन्हें धन संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से हम बात करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या पुरुष प्रधानता वो शुरू से ही, प्राचीन काल से ही, इतिहास को देखने से पता चलता है कि वो पुरुष प्रधान हमारा देश रहा है। तो अब यहाँ प्रश्न है कि क्या ये पितृसत्तात्मक जो है वो सहायक है या बाधक है? तो सहायक और बाधक में हम यहाँ देखते हैं कि, और इसे हम कैसे ये करेंगे कि वो सहायक है या बाधक है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम कुछ बिंदुओं पे ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो पितृसत्तात्मक जो हमारा ये है, तो इसको हम अलग अलग करके देखते हैं कि वो हमारे लिए किस प्रकार से सहायक है। तो पहले हम सहायक के बिंदुओं पे देखते हैं, जिसमें ही कि आर्थिक उत्तरदायित्व, जैसे कि हर किसी की परिवार में सबसे पहले तो पुरुष पे ही इसका जिम्मेदारी होता है, उत्तराधिकारी होता है वो, कि हमारे घर का या पिता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि घर का खर्च, घर की
किसी भी तरह से जो आर्थिक स्थिति की बात है तो उन्हीं के ऊपर ये, तो वहां पे स्त्रियों को वहां पितृ जो है वो पितृ सत्ता वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो आर्थिक स्थिति को वही निर्वहन करता है। वहां स्त्रियां जो है ना उसके बारे में नहीं सोचती हैं। तो इस प्रकार से ये एक सहायक बिंदु हुआ। दूसरा सहायक बिंदु है कि आर्थिक निर्वहन हेतु तैयार करना। आर्थिक निर्वहन हेतु तैयार करने, जैसे ही अगर पिता का अकस्मात किसी कारणवश वो मृत्यु उसकी हो जाती है या जन्मजात वो नहीं रहता या बच्चा छोटा होता है, तो उस समय उसकी लालन पालन जो है या उसको उसी के ऊपर निर्वहन करने के लिए उसको हम तैयार करते हैं। हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा व्यक्ति, हमारी माता उसको क्या करती है, उसको तैयार करती है कि वो किस प्रकार से पढ़ाई करे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कि वो आगे चल करके वो किस प्रकार से हो जाए, आर्थिक निर्वहन हेतु तैयार हो। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तो हम पुत्र को ही तैयार करते हैं। तो यहाँ भी जो है वहां अगर उसी के साथ बड़ी लड़की है तो उसको ये भार नहीं देते हैं। ये भार किस पे जाता है, पितृ प्रधान या पुत्र है या जो भी है। तो ये सहायक बिंदु में आता है। तीसरा है सहायक बिंदु में कि समस्त प्रकार की उत्तरदायित्वों का निर्वहन। एक पुत्र जो अभी बालिग नहीं है, बच्चा है, बालक है, फिर भी उसको तैयार किया जा रहा है, किस लिए, कि वो आर्थिक स्थिति को कैसे निर्वहन करे। तो वो पुत्र कौन हो सकता है, या तो पिता है तो वो करेगा, या तो पुत्र है वह करेगा, पुरुष या पुरुष पति है तो करेगा, या पुरुष भाई है तो करेगा। किसी परिस्थिति वश अगर उस लड़की का पति ससुराल में उसका किसी भी तरह से उसकी आर्थिक स्थिति निर्वहन करने का कोई नहीं है तो वो अपने मायके जाकर के अपने भाई पे निर्भर रहती है। तो यहाँ भी पुरुष प्रधान जो है वो सहायक बिंदु के रूप में कार्य करता है। अगला है आपका सहायक बिंदु में पुरुष प्रधान में कि सामाजिक, शारीरिक तथा सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। क्या करता है पुरुष, सामाजिक सुरक्षा करना। अगर किसी भी तरह से कोई समस्या आती है तो पुरुष कहता है कि महिला है, बहन है, माँ है, पिता, भतीजी है, छोटी बेटी है अपनी, जो भी है, तो वो कहता है कि समाज में वो कुछ भी हो, समाज में वो उसको हिफाजत उसका करना है। शारीरिक यानी वह बड़ी भी है तो वो बाहर जाकर के कोई भी किसी तरह से काम नहीं कर सकती, उसकी शारीरिक भी देखभाल वो पुत्र ही करता है। सबसे बढ़कर मनोवैज्ञानिक यानी जब तक लड़की है तो हमारी मनोवैज्ञानिकता है, हमारे मन में है कि लड़की हमेशा प्रोटेक्शन उसको चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए है। हमारे परिवार समाज की वो क्या है कि हमारी धर्म है, हमारी संस्कृति है कि एक महिला जो है वो पूजनीय है, चाहे वो किसी भी रूप में। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि वो कोई नहीं चाहता कि वो स्त्री जो है ना वो हमारे रहते हम किसी भी प्रकार से हम उस स्त्री को किसी भी तरह से, चाहे वो समाज से हो, समाज के व्यक्ति, या शारीरिक यानी वो शरीर से भी कहीं बाहर न जाए। तो इस तरह से जो है पितृ सत्तात्मक में कुछ सहायक ये बिंदु हैं। लेकिन इसमें प्रश्न है कि क्या पितृ सत्तात्मक जो है वो ये जो व्यवस्था है पितृ सत्तात्मक वो कहाँ तक सामाजिक अंतःक्रिया और पहचान में सहायक है, या सहायक है या बाधक है। इस तरह से तो ये सहायक है, सही बात है कि हम अक्सर हमारे समाज में इस तरह से बातें होती हैं जो हमारी सहायता करती हैं। लेकिन अब ये बाधक कहाँ कहाँ पे है। अब मान लीजिए कि अगर हम देखते हैं कि बड़ी लड़की है और उसकी शादी करना है या फिर बाहर, तो ये सोच को हम बदले। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमें सहायता करते हुए अपनी बहन, अपनी बेटी या किसी भी स्त्री को उसे भी आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाए, उसे भी उस पहचान के लिए दिए। हम किस प्रकार से उसको पहचान दे, सहायक होते हुए भी। अब देखिए ये तो है सहायक, इसमें रुकावट या अवरोधक या बाधक क्या है। तो बाधक आती है कि पृथक पहचान के निर्माण में बाधक, पृथक पहचान के निर्माण में बाधक। अगर हम लेकर के चलते हैं यहाँ पे कि ये उत्तरदायित्व से उसे मुक्त कर दिया हमने, ये सहायता कर रहा है, पिता नहीं है, भाई छोटा है, तो कैसे करें। तो जब यहाँ पे उसको अलग उसकी पहचान देते हैं कि तुम भी पढ़ करके अपनी आर्थिक, जब तक छोटा भाई बड़ा होगा, जब तक वो संभालेगा निर्वहन करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, कोई काम करेगा, तब तक वो बड़ी बहन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो उसकी हम पहचान जो दें, इसमें ये है पितृ सत्तात्मक बाधक है। दूसरा है स्वयं निर्णय लेने में संकोच। यहाँ हर ये जो है छोटा भाई भी है तो उसका निर्णय वो ले सकता है, अपने आने वाले संपत्ति का वारिस है, भले ही वो नाबालिग है,
है ना। लेकिन वहाँ महिला जो है वह स्वयं भी निर्णय नहीं ले सकती। वो नहीं कह सकती कि यदि हमारी आवश्यकता है, हम बहन है तो ही क्या हुआ, हम उस चीज को कर सकते हैं, तो वो स्वयं का निर्णय नहीं ले सकती है। अगला आता है कि उपेक्षित तथा महत्वहीन जिंदगी। वो महिला जो है उपेक्षित है, क्यों है? क्योंकि पढ़ाई नहीं, उसको शिक्षा नहीं देना, उसे समाज में आगे बढ़कर बोलने का मौका नहीं देना, उसे उसके मनचाहा कुछ वर ही ढूंढने का उसको अधिकार नहीं देना। तो ये सारी चीजें जो है ना, वह क्या है कि उपेक्षित और तथा महत्वहीन, उसका कोई महत्व नहीं होता समाज में। तो ये सहायक के साथ साथ ये ही बाधक है इसका। असमर्थ और अक्षमता मानना, हर समय ये मानते हैं हम कि महिला ये काम नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, वो नहीं कर सकती, उसको यहाँ नहीं जाना है, वो बोझ नहीं उठा सकती, वो ईंटा नहीं ढो सकती, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसको हमें बदलना होगा। ये हमारी ये दोनों की समानता में जो है ना वो बाधक है। स्त्रियों का मनचाहा शोषण, स्त्रियों का मनचाहा कुछ नहीं। हम देखते हैं अपने समाज में कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस बात को मान करके कि पति परमेश्वर है और जो स्त्री है तो वो क्या है, उसको भी कोई मान सम्मान दिया जाए। तो वो चाहती है कि कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के अधीन ही सही हूँ, चाहे मुझे किसी भी तरह से कोई आवश्यक चीज न मिले न मिले, उसके लिए वो चिंतित नहीं। अतः मन से भी वो क्या है कि वो पति को परमेश्वर मानकर, कुछ महिलाएं जो है उनके अधीनता स्वीकार कर लेती हैं, तो वो मन चाहे जो है वो शोषित होती हैं। दहेज में धन ऐंठना, यहाँ जैसे हमने कहा कि अभी हमने चर्चा किया कि पहले ये जो बनाया गया, जो आज दहेज का नाम हम लोग दे, जो विकृति रूप पकड़ लिया है, तो पहले जो था वो संपत्ति का अधिकार जो था, वो जो दहेज जो है आज, वो दहेज पिता के द्वारा स्त्री धन के रूप में दिया जाता, उपहार के रूप में दिया जाता था। लेकिन आज जो है, आज ये दहेज का नाम दे दिया गया है और जो एक विकृति रूप ले लिया है। चाहिए तो अब मनमानी मांगते हैं, मुझे इतना चाहिए, इतना नहीं मिला तो शादी नहीं करेंगे, मंडप से उठ जाते हैं। लड़कियां जो है ना, उनको शोषित किया जाता है, वो शारीरिक और मानसिक कई तरह से वो शोषित होती हैं। तो अगला है कि सुख सुविधाओं का संकेंद्रण पुरुषों की ओर। कोई भी अभी ये जो इसमें है कि बाधक सुख सुविधा, वही अगर समाज से या घर परिवार में किसी भी तरह की सुख है तो पुरुष को अगर उसका उपयोग करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसका अधिकार है। लेकिन यदि अगर किसी तरह से कोई अत्यधिक सुख सुविधा स्त्री महिला को करना होता है तो इसके लिए वो क्या है कि उपहास के कारण बनती है। जैसे मार्केट जाती है, पार्लर जाती है, बहुत कुछ ऐसी बातें होती जो इससे जाती है, साइकिलिंग कर रही है, स्कूटी चला रही है, क्यों वो भी चला सकती है, ऐसी बातें देखने को मिलती है। अगला है स्त्री शिक्षा में कमी। तो इस प्रकार से ये पुरुष प्रधान में स्त्री शिक्षा में कमी आई क्योंकि उसे किसी भी इस उत्तरदायित्व में उसे बढ़ चढ़ कर भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता है, तो उसकी पहचान स्वाभाविक है कि नहीं बन पाएगी। तो इस चीज को आगे हम करने के लिए, जैसे अब तो हमारे जो संपत्ति का जो अधिकार था वो अभी जो है अधिनियम का अधिकार का जो अधिनियम बना वो 2006 में जो है परिवर्तित कर दिया गया कि स्त्रियों का भी अपने पिता के धन में, अपने पति के धन में अधिकार है, ऐसा नहीं कि पुरुष को ही है। तो ये जो है आज अधिकांश जो स्त्री पुरुष है वो इस तरह से अभी भी ये धन जो है ना उसके नाम होने के बाद भी आज की भी स्थिति है कि उसके स्त्री के नाम न होने की वजह से वो धन क्या है, वो आज भी पुरुष के अधीन है। पुरुष के अधीन वह वो अपना खुद का निर्णय नहीं लेती है और वो विवश होती है कि उसका जो है निर्णय उसका पुरुष ही करेगा, चाहे वो पिता पुत्र भाई किसी भी रूप में होगा। तो क्या हम देख सकते हैं, यहाँ क्लियर हो गया कि सहायक किस प्रकार से है पितृसत्ता माँ और बाधक किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हम उसमें लिखेंगे इसको बांट करके, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि पितृसत्तात्मक जो है वो ये जो व्यवस्था है वो अधिकतर ही बाधक है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये बाधक रिसर्च हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि बाधक है। तो इसे दोनों को समान बनाए किसी भी क्षेत्र में, परिवार में, घर में, समाज में, और तभी जाकर के ये जो स्त्री शिक्षा है या स्त्री व्यवस्था है ये जो है वो बराबर चलेगी। तो इसको आप लोग बच्चों नोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।